नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल को नुकसान करने वाले कीटों का नियंत्रण। प्याज की फसल लगाकर किसान कमाए अच्छी आय। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर दी है और कुछ किसान बुआई भी कर रहे होंगे। वैसे तो सरसों में कीटों का प्रकोप बुआई से लेकर कटाई तक होता है, जिससे फसल को बहुत अधिक हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान कीटों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी मौर्य से। तो हम आज बात करेंगे जो सरसों के जो प्रमुख कीट हैं, उसमें जो सरसों का 3 प्रमुख कीट हैं। जो सबसे पहला प्रमुख कीट है जो पौधे के जमाव के समय ही लगता है, उसको कहते हैं आरा मक्खी। जर्मिनेशन के समय ही आपको ये कीट देखने को मिलेगा। दूसरा प्रमुख कीट है पेंटेड बग और तीसरा जो बहुत ही प्रमुख कीट है वो है सरसों का माहू। तो जैसे मैंने बताया कि आरा मक्खी का जो लार्वा है वो पौधे के जमाव के समय में ही फसल को नुकसान पहुंचाता है। जब पौधा 3 से 4 लीफ स्टेज का हो जाता है, जिसमें 3 से 4 पत्ती आ जाती हैं, उस अवस्था में आरा मक्खी को जो लार्वा है वो पत्तियों में होल बनाकर उसको खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये जो लार्वा है वो हरे रंग का होता है, परंतु बाद में ये गहरे कलर में हो जाता है। इसको गहरे भूरे रंग का या गहरे काले रंग का लार्वा बन जाता है ये। और ये दिन की अवस्था में ये मिट्टी में छुपा रहेगा और रात के समय में ये पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। जब इसका ज़्यादा प्रकोप होता है तो जमाव के समय में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, क्योंकि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही ये फसल को काट देता है और ऐसी अवस्था में फसल को बहुत नुकसान होता है। अगर इससे हम नियंत्रण चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल उपाय है इसका कि हम हल्का सा इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें अपने खेत में हल्का सा। अगर हम सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी में छुपा होता है, और जैसे ही हम सिंचाई करेंगे इसका जो लार्वा है वो मर जाएगा और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। खासकर वैसे हम लोग 25 से 30 दिन पे जो सिंचाई का है वो रिकमेंडेशन है कि जमाव के बाद, सरसों के जमाव के बाद 25 से 30 दिन के बाद हमें उसको सिंचाई करना चाहिए। उसी अवस्था में सिंचाई करने से जो आरा मक्खी का जो लार्वा है वो मर जाता है। किसान भाइयों, यदि आरा मक्खी का प्रकोप सरसों की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान की 15 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर भुरकाव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। उसके बाद से दूसरा प्रमुख कीट है, उसको बोलते हैं पेंटेड बग। पेंटेड बग एक लाल रंग का कीट है, चूसक कीट है। ये जो अपने सूंड से, पत्तियों से और पौधों से रस को चूसता है। तो इसकी जो मादा है वो अपने अंडे पत्तियों के ऊपर देती है और जो अंडों से जो निम्फ निकलता है वो गुच्छे में रहते हुए पौधे से रस को चूसते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय उपरांत ही 1-2 दिन में ही वो पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। तो इस तरीके से ये जो सरसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो प्रमुख कीट है वो है माहू। सरसों में सबसे बड़ी समस्या जिस कीट की होती है वो माहू की ही रहती है। माहू जो आप देखेंगे कि जमाव के समय से लेके और हार्वेस्टिंग तक इसका प्रकोप बना रहता है सरसों में। किसान भाइयों, माहू कीट, जिसे हमारे कुछ किसान भाई चैंपा तथा एफिड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप सरसों की फसल में अधिक देखने को आता है। ये हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबा कीट होता है। तो ये कीट सरसों की फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, आइए जानते हैं। जब फूल आने को होते हैं तो हम देखते हैं कि अग्र शिराओं पे, अग्र पौधे के जो अग्र भाग है उस पे इसकी कॉलोनियां विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, माहू की कॉलोनियां बनने लगती हैं और वहीं से वो रस को चूसना शुरू कर देता है, जिससे कि पौधे की आगे की बढ़वार वो रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं
और जो उसके जो शाखाएं हैं वो भी मुड़ी तुड़ी होने लगती हैं, अविकसित हो जाती हैं, जिससे जो सिलिकुआ है, जो फली बन रही होती है, वो भी बहुत ही मुड़ी हुई बनती है और उसमें जो दाने बनते हैं वो भी बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरीके से जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो जाती है ये माहू के प्रकोप के द्वारा। तो माहू एक कॉलोनी से पूरी कॉलोनी, जो इसके पूरे खेत में इसकी कॉलोनी फैल जाती है, अतः इसका जो नियंत्रण है वो समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए किसानों, अब बात करते हैं कि नियंत्रण इन कीटों का हम किस प्रकार से करें। तो जो पेंटेड बग है और जो माहू है, क्योंकि ये दोनों ही कीट जो है चूसक कीट हैं, पौधों से रस को चूसते हैं, अतः इसकी जो दवाई है वो एक ही दवाई का प्रयोग करने से दोनों का नियंत्रण हो जाता है। परंतु दवाई से पहले अगर हम ये देखते हैं कि जो दूसरी विधियां हैं उससे अगर हमारा माहू नियंत्रित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसा कि आपको विदित है कि जो माहू है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हम पूरे खेत में येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा प्रपंच अगर हम लगाएं तो माहू जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो स्टिकी ट्रैप में जाके चिपक जाएगा। इससे जो शुरुआती जो माहू का प्रकोप होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी और इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर आपके खेत में प्रकोप बहुत कम है, अभी माहू का प्रकोप ज़्यादा नहीं हुआ है जिससे कि हम दवाई का प्रयोग करें, तो उससे पहले हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 2% नीम ऑयल का हम अगर स्प्रे करें तो हम माहू को रिपेल कर सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं अपने खेत से। अगर इससे नियंत्रित नहीं होता है तब हमें दवाइयों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जो सरसों में लगती हैं पेंटेड बग और माहू के लिए थायोमेथाक्साम का आप प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथाक्साम एक दवाई है जिसको हम 25 WG के फार्मूलेशन में ये बाजार में उपलब्ध होता है। तो इसके दानेदार ग्रेन्यूल होते हैं। इसको अगर हम 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करें खेत में तो माहू का भी और पेंटेड बग दोनों का भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगर आप लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं तो सरसों में आप उचित पैदावार लेंगे और कीड़ों का भी प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसकी मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के जो किसान भाई प्याज की खेती करना चाहते हैं, वे कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान दें जिससे आने वाले दिनों में प्याज की खेती से अच्छी पैदावार मिले। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी से। किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्रीफाउंड डार्क लाइट रेड और एग्रीफाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। किसान भाइयों, अभी आपने रबी प्याज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि के चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें, खेत का चयन करें। दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी प्याज के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास रहता है। और यदि मान लीजिए किसी किसान भाई के बाद गहरी काली मिट्टी है, उस खेत में कंपोस्ट खाद या गोबर की पकी हुई खाद का इस्तेमाल करके भी लगा सकता है। तो खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 या 3 बार बखर चलाना पड़ेगा। क्रास में चलाएं, खेत को भुरभुरा बनाएं,
एक बार बखर चलाने के बाद दोबारा, चूँकि घास खेतों में बड़ी हो गई होगी, खेत की तैयारी करने के बाद पाटा लगाएं। किसान भाइयों, रोप लगाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हैं और खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, प्याज की स्वस्थ पौध का उपचार कर वैज्ञानिक तकनीक से पौधरोपण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। तो रोप उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करके, मिट्टी सफाई करके और उस रोप को कार्बेंडाजिम 50 WP के घोल में, जो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक डुबो के उसके बाद खेत में रोपाई करना है। और ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव रोप में नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से फफूंद जनित बाद में लगने वाले रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है और हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई, इस बीच का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज की उचित बढ़वार के लिए खरपतवार नियंत्रण करते हुए फसल की सिंचाई कैसे करना है, आइए जानते हैं। रोप लगाने के बाद करीब जब 20 से 25 दिन हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खरपतवार खेत में उग आते हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा करके हम खरपतवारों का, उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेजी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनोपरिटी की आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर
किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई समय से करें। गेहूं की बुआई के लिए उन्नत किस्में हैं DPW 621-50, WH 1105, HD 3086, राज 4037, PBW 343, PBW 502, PBW 550, DBW 17, HD 2967, HD 2329, राज 3077, राज 1482। गेहूं की इन उन्नत किस्मों में से किसान किसी भी किस्म का बीज का चयन कर बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है। खेत की गहरी जुताई करके रोड़ी लगा देवें और बतर आने पर 2 जुताई करके खेत में बिजाई का काम करें। बुआई के समय 22 किलोग्राम DAP, 24 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में प्रयोग करें। गेहूं की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्यूनॉल फास्ट 1.5% चूर्ण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। सरसों की बिजाई का अंतिम समय चल रहा है, अतः किसान भाई देरी सी बुआई के लिए RGN 145, RGN 236 आदि किस्मों को प्राथमिकता दें। सरसों की फसल के लिए बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। बुआई से पूर्व 20 किलोग्राम यूरिया तथा 62 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 75 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में प्रयोग करें। सरसों की फसल में सफेद रोली रोग से बचाव के लिए मेटालॉक्सिल 6 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामिथलिन 3.3 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बिजाई के तुरंत बाद खेत में समान रूप से छिड़काव करें। चने की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है, अतः किसान भाई चने की बिजाई के लिए सिफारिश की गई उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का ही चयन करें। इसके लिए देसी चने की उन्नत किस्में हैं GNG 1958 जिसे मरुधर कहते हैं, GNG 2144 जिसे तीज भी कहते हैं, GNG 1581 जिसे गणगौर भी कहते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बरानी क्षेत्रों के लिए RSG 888 और काबली चने की बुआई के लिए GNG 1499 और GNG 1969 आदि किस्मों को प्राथमिकता देते हुए बुआई करें। देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबली चने के लिए 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बीजों का प्रयोग करें। चने की बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा की दर से आधार खाद के रूप में मिलाएं। बीजों को रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम पाउडर से और 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। जौ की बिजाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2552, RD 2592 आदि। माल्ट के लिए उन्नत किस्में हैं RD 2503, DWRUB 64 आदि किस्मों को प्राथमिकता देते हुए जौ की बिजाई का काम करें। जौ के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। बीज उपचार के लिए आप 3 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए आमने सामने की कतारों में 3 से 4 गन्ने के झुंड की पत्तियों को तिपाई के रूप में बांधें। किन्नों के बागों में रोगों व अन्य कारणों से फल को गिरने से रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर वृक्षों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इंदारा
जिला बाड़मेर के कृषक राधेश्याम वर्मा ने। आप ग्वार की कटाई, मढ़ाई और भंडारण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राधेश्याम वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। गंवार की फसल करीबन 100 से 115 दिन की फसल जो होती है, उसमें हम लोग के सबसे विशेष ध्यान रखने की बात होती है कि हम कटाई किस समय पे करें गंवार की, क्योंकि गंवार की जब ये फसल 45 दिन की होती है तभी फलियां लगना चालू हो जाती है और उससे जब तक फसल पकती है तब तक फलियां लगती रहती है। तो उस टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमारी फसल करीबन 105 दिन की हो जाए, 110 दिन की हो जाए, उस टाइम हमारे को कटाई कर लेनी है। जब तक 80-90% फलियां पक जाए, उस फलियों को हम लोग कटाई करके जो सूर्य की धूप है उसमें अच्छी तरह से सुखाए। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहे और फसल की परिपक्वता का सही पहचान करके कटाई करे तो अधिक लाभ मिलेगा। पकी हुई फसल की पहचान: जब पत्तियां और फलियां पीली और भूरे रंग की हो जाएं और पत्तियां गिरने लगे और दाने सख्त हो जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई तेज धारदार हंसिया या दराती से सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। दूसरा, कटाई के समय जो भी कोई खरपतवार है, अन्य प्रकार का जो कोई बीज है उसमें मिले नहीं, उस पौधे को बिल्कुल पृथक कर दे और उसके बाद में इसका इकट्ठा करें और जो सूर्य की जो धूप है उसमें इसको पूरा सूखने दे। उसके बाद में हम हमारे जो थ्रेसिंग यार्ड है, थ्रेसिंग के लिए हम इसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जब भी हम थ्रेसिंग में निकालें इसको, तो थ्रेसिंग करें तो सबसे पहले हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो थ्रेसिंग यार्ड है उसकी अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पे दूसरी फसलों के बीज या दूसरी किस्मों के गंवार का बीज वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि होगा ये मिक्स हो जाएगा तो उसको सेपरेट करना संभव नहीं है और हमारे जो बीज है उसकी गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि वहाँ अच्छी तरह से सफाई, उसके बाद ही हम गंवार के जो फसल है उसको रखें निकलाई के लिए। और सबसे पहले निकलाते हैं तो उस टाइम हमको ध्यान रखना है थ्रेसर है, उस थ्रेसर में यदि पहले से उसकी साफ सफाई अच्छे से कर ले तो सबसे पहले हम लोगों को जब भी थ्रेसिंग किया जाए उसको पूरे अच्छी तरह से सफाई करे। उसके बाद में भी हमारा जब 10, 20, 50 किलो जब गंवार निकलता है उसको अलग सेपरेट करें। उसके बाद में हम लोग उस बीज को इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इसमें बहुत अच्छी शुद्धता आएगी। किसान भाइयों, फसल सूखने के बाद ही थ्रेसिंग करवाना चाहिए। थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि थ्रेसर की जाली फसल के अनुसार लगी हो ताकि दाने टूटे ना और थ्रेसर सही तरीके से काम करता रहे। ग्रेडिंग: किसान भाइयों, आपको बाजार में अच्छा मूल्य मिले इसके लिए थ्रेसिंग के बाद और भंडारण के पहले श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे टूटे दानों और कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें। बड़े दानों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। और उसके बाद में निकलने के बाद उसको हम लोग धूप में सुखाए, क्योंकि गंवार में जब हम लोग इसको फिर भंडारण करते हैं तो यदि नमी रही तो उसमें अंकुरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो इसको जब तक नमी 12-13% रहती है तब तक भंडारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हमारे को जो भी बीज है उसको सफाई करके अच्छी तरीके से उसको भंडारण कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, भंडार गृह में भंडारित करते समय फर्श में कहीं पर भी दरारें नहीं हों और यदि दरारें हैं तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। दीवारों में दरारें, पपड़ी आदि नहीं होनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मेलाथियोन का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए और गोदाम को अच्छी तरह सूखने देना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे ना रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे और बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। और ग्रेडिंग करके सफाई करके उसको भंडारण कर लेना चाहिए। उसके बाद में जब हमारी नेक्स्ट सीजन में जब उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण भी अच्छा होगा और किसी प्रकार की बीमारी और कीड़ा लगने की संभावना नहीं रहती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।